जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के बिल्कुल बेसिक तरीका से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग थ्योरी, कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आप लोग आज जीएस बना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, कहता है क्या कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तब दिशा में जो परिवर्तन होता है अर्थात मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है तब इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई माध्यम समझिए, जैसे अभी हवा है। अब हवा से मान लीजिए कि नदी होता है, समुद्र होता है, प्रकाश उसमें भी जाता है। या मान लीजिए सभी के घर में कांच होता है, शीशा होता है। शीशा में जब जब शीशा जो जो आप मुंह देखने वाला शीशा की बात नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए दुकान पे जाते होंगे ना, कंप्यूटर वाली दुकान पे, तो देखते होगा उसकी दुकान के बाहर गेट में शीशा लगा होता है। क्या उसके अंदर प्रकाश नहीं जाता है? दुकान के अंदर भी जाता है, इसलिए वो शीशा लगाता है जो दोनों तरफ, ठीक है, पेंट नहीं होता है, डायरेक्ट शीशा होता है। जैसे हम लोग एक शीशा होता है, वो जो दर्पण जैसे हम लोग मुंह देखते हैं तो उसका एक पीछे का तरफ क्या होता है, पेंट किया होता है, इसलिए हम उसमें अपना चेहरा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक प्लेन शीशा होता है जिसका आगे पीछे दोनों पेंट किया हुआ नहीं होता है, मतलब इस प्रकार से होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हवा है, ये क्या है, हवा है। अब ये क्या है, हवा है। अब हवा में मान लीजिए यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो यहाँ पे इसकी प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक है। तो अपनी चाल में क्या एक चाल में गति करते आएगा। और जैसे ही मान लीजिए जैसे यहाँ पे आएगा तो ये क्या है, कांच, शीशा है। ये क्या है, कांच। अब जैसे कांच जब स्पीड जैसे आएगा, जैसे स्पीड में आएगा, जैसे स्पीड से क्या कम होगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। मतलब क्या करेगा, थोड़ा प्रकाश की किरण मुड़ेगा, फिर इधर आएगा, फिर हल्का मुड़ेगा। तो ये अपनी दिशा में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। इसका दिशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मान लीजिए सीधे से जाना चाहिए, लेकिन ये मुड़ करके ऐसे आ रहा है। तो अपनी दिशा में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो वह घट प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश अपनी दिशा से क्या होता है, बिछड़ जाता है। तब हम ऐसी घटनाओं को हम बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। देखिए यही चीज आपको यहाँ भी दिखाया गया है, ठीक है, सेम चीज यहाँ भी आपको दिखाया गया है। देखिए ये कोई आपतित किरण आ रही है, कौन सा आपतित किरण आ रही है, कहाँ, देखिए कांच का मतलब होता है शीशा। जब ये शीशा में पड़ता है यह क्या हुआ, ये अभिलंब। अभिलंब का मतलब समझते होंगे ना कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु पर जो अभिलंब हम लोग जो लंब खींचते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो देखिए यह अभिलंब से लगभग दूर भाग रहा है। ये दूरी क्या, देखिए बढ़ रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। क्यों कि जब कोई पदार्थ, हम लोग जो हवा को बोलते हैं हम लोग बेरल माध्यम, किसका अपेक्षा, कांच का अपेक्षा, जब कोई पदार्थ बेरल माध्यम से सघन में आता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है। अब फिर वाले सघन से हम लोग जैसे ही आएगा हवा में, फिर यह अभिलंब की ओर भागेगा। मतलब प्रकाश जो जिस दिशा में जो परिवर्तन कर रहा है, ये प्रकाश है, ये जो प्रकाश है, प्रकाश को सीधे जाना चाहिए लेकिन ऐसे मुड़ करके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब सरित हो रहा है। तो यह जो घटना हो, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब इसकी हम लोग को व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब होता है इनके जो पॉइंट है उन सभी पॉइंटों के बारे में जानना है। सबसे पहले कहता है कि आपतित किरण क्या होता है। कहता है कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब जब कोई मान ले कि एक क्या है, कांच है, यहाँ से हवा में क्या है, एक किरण आता है, तो जो किरण आया उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगला कहता है कि आपतन बिंदु। कहता है कि दो माध्यम के अंत सतह से जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब जिस बिंदु, मतलब इस बिंदु पे क्या हो रहा है कि ये बिंदु मिल रहा है, ये किरण आपतित किरण, ये मान लीजिए क्या सतह है, ये कांच का क्या सतह, यहाँ से जो आपतित किरण आया तो इस बिंदु पे मिला ना, तो यही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत है? क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए अगला कहता है कि अभिलंब। कौन है अभिलंब? कहता है कि दो माध्यमों के अंत सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। मतलब इस पर जो हम लोग लंब डालेंगे यही लंब क्या कहलाएगा, यही लंब क्या कहलाएगा, तो ये अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। कोई दिक्कत है?
कोई परेशानी है? चलिए, आई कहता है क्या कि अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? कहता है कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। मान लीजिए यह कोई माध्यम है, कांच, यहाँ प्रकाश आया, आने बाद प्रकाश क्या होगा? हल्का मुड़ेगा, तो यह जो मुड़ने के बाद जो किरण गया, ये किरण क्या कहलाता है? अपवर्तित किरण कहलाता है। जो दूसरे माध्यम में जो किरण दिशा में परिवर्तन करता है, तब वो किरण क्या कहलाता है? अपवर्तित किरण कहलाता है। ठीक है, अब कहता है कि आपतन कोण, अब कौन आएगा? आपतन कोण। कहता है कि आपतित किरण मतलब ये कौन आया सो, और अभिलंब के बीच बने कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, कोण बने को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। मतलब यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे और ये जो कोण बन गया, यह कोण कहलाएगा हमारा क्या? आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब अगला देखिएगा, कहता है कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। कहता है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा क्या था? कांच था, आपतित किरण आया अभिलंब के साथ, अपवर्तित अभिलंब से दूर भाग गया, फिर यहाँ पे लंब आएगा, तो ये जो किरण ये अभिलंब है और ये हमारा क्या? अपवर्तित किरण, इन दोनों के साथ जो ये एंगल बनता है, इससे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? आपतन कोण को आई से और अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए, अब यहां से देखिए हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि अपवर्तन, क्या कह रहा है कि अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के ना, प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं उनके दो नियम निम्नलिखित है। पहला कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। कह रहा है कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है। देखिए, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर बराबर क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, ये इनका कौन है? रूल है। आपतन अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कहता है क्या? दूसरा कहता है कि किन्हीं दो माध्यम, मतलब कोई दो माध्यम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है? कोई दो माध्यम, एक हमारा क्या है? मान लीजिए हवा है और एक हमारा यह क्या है? मान लीजिए कांच है। तो दोनों क्या है? यहाँ पे अलग माध्यम है, ये दो माध्यम है। लेकिन दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, प्रकाश का कोई विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण जैसे आएगा और अभिलंब के साथ बनेगा तो कौन होगा? आपतन कोण मतलब आई, तो आई कोण का मान, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब यहाँ से फिर जो प्रकाश अपवर्तित होगा, फिर यहाँ जो अभिलंब खिंचाएगा, यहाँ जो कोण बनेगा आर, इन दोनों की मतलब साइन या के साथ जो रिलेशन होगा उसको बोलते हैं ज्या। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। मतलब साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वह क्या होगा? एक नियतांक होगा। नियतांक का मतलब उसका वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होगा। बात समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वीवीआई। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई कहता है कि स्नेल का नियम जो होता है, प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरे नियम होते हैं, जो दूसरे नियम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई? चलिए, अब देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि माध्यम मतलब मीडियम किसे कहते हैं? कहता है कि माध्यम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा से प्रकाश, ध्वनि या अन्य प्रकार की ऊर्जा एक स्थान दूसरे स्थान तक जाती है, उसे माध्यम कहते हैं। मतलब कि जिस माध्यम के द्वारा से चाहे प्रकाश हो, चाहे ध्वनि हो या अन्य कोई प्रकार की ऊर्जा जो एक स्थान दूसरे स्थान जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पे गेहूं का 50 बोरी है। कितने बोरी है? 50 पैकेट। ठीक है, 50 पैकेट है। अब इसको मान लीजिए यहाँ से आपको इस स्थान पे लाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कोई गाड़ी लेना पड़ेगा आपको, उस गाड़ी में सभी क्या करना पड़ेगा? रोड करना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ से ले जाएंगे। तो ये जो सामग्री है, ये जो सामग्री है, इसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये गाड़ी। तो गाड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका माध्यम हो जाएगा सामान को ले जाने का। उसी प्रकार कहता है क्या कि माध्यम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश, मतलब जो ये मान लीजिए प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश या ध्वनि हम जो बोलते हैं, बात करते हैं, या अन्य कोई ऊर्जा जो होता है जो एक स्थान दूसरे स्थान जो ले जाता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं।
क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। माध्यम दोस्तों जो होते हैं, माध्यम होते हैं दो प्रकार के। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? विरल माध्यम और सघन माध्यम। कहता है कि विरल माध्यम का मतलब होता है कि जहाँ पे स्पेस अधिक होता है, जहाँ पे स्पेस क्या होता है? अधिक होता है। कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। सबसे अधिक दोस्तों प्रकाश का किसमें होता है? निर्वात में। अब देखिए यहाँ पे एक बात आ रहा है, निर्वात। निर्वात का मतलब समझिए। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा भी नहीं होता है, मतलब जहाँ पे हवा भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल वहां पे उसको रुकावट का कोई साधन ही नहीं होता, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। उससे कम हवा में होता है। ठीक है, अर्थात सबसे जो विरल माध्यम होता है कौन होता है? निर्वात होता है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं ना? चलिए अगला ये हमारा कहता है क्या कि सघन माध्यम। कहता है कि जिस माध्यम प्रकाश का वेग कम होता है उसे हम लोग सघन माध्यम कहा जाता है। मतलब जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा वह होगा सघन माध्यम। सघन माध्यम होगा। चलिए अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव के व्यू से सभी क्वेश्चन है, 12वीं आप लोग बारीकी से देखिएगा। कहता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। मतलब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर। अगर सघन से विरल में गया तो अभिलंब से कहाँ भागेगा? दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, कहता है कि जबकि प्रकाश किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। मतलब यदि 90 के साथ सीधे पड़ेगा तो सीधे निकल जाएगा और बिल्कुल मुड़ेगा भी नहीं। यदि वह विरल माध्यम, कहता है यदि विरल माध्यम मतलब हवा से अगर कांच में जा रहा है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, मतलब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, मतलब सघन से विरल जाता अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? चलिए अब यहां से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्या है? पार्श्विक विस्थापन। क्या है? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, कौन सा है? पार्श्विक विस्थापन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के व्यू से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि पार्श्विक विस्थापन, कहता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित का मतलब देखिए ये यहाँ से आना चाहिए, लेकिन ये क्या है? विरल से आ रहा है सघन में तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। विरल से सघन में आ रहा है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया? अभिलंब की ओर मुड़ गया। और सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से क्या हो गया? दूर हो गया। तो यदि प्रकाश किरण जो यहाँ है इसको जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आ गया यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो यह दूरी होता है, यह जो दूरी है इन दोनों रेखाओं के बीच का, यही दूरी क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे क्या कि निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है। मतलब सिल्ली की चौड़ाई, मतलब यहाँ में जो कांच होगा, ये कांच की चौड़ाई अगर जितना बढ़ेगा उतना उसका पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होगी तो पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होगा। मतलब चौड़ाई यदि बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होगा। पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर भी होता है। यदि आपतन कोण यहाँ से जो होता है ये, अगर इसका मान यदि बढ़ेगा, इस कोण का मान, तो ये पार्श्विक विस्थापन का भी मान क्या होगा? ये जो बीच का दूरी ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? चलिए अगला देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के गुण। कहता है कि निर्वात सबसे विरल माध्यम होते हैं। निर्वात क्या है? सबसे विरल माध्यम है। निर्वात क्या है? सबसे विरल माध्यम है। हीरा सबसे सघन माध्यम है। मतलब विरल का मतलब होता है कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। अभी हम बताए थे ना आपको कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में होती है। सघन का मतलब जहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे कम होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, वो हो गया मेरा सघन माध्यम। कहता है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे तीव्र निर्वात या शून्य में होती है। निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी ही कम होती है, लेकिन इसको बराबर मान लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, जबकि कांच में इसकी चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। ठीक है,
अगला कहता है क्या कि वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम होता है। हवा की अपेक्षा पानी प्रकाश सघनीय अधिक है। वायु की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है ना। कहता है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना ही कम होगा। चलिए अगला देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपन के एग्जाम की व्यू से। कहता है कि अपवर्तन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते हैं किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। एक परिभाषा ये, दूसरा शून्य प्रकाश चाल, निर्वात प्रकाश चाल और उस माध्यम प्रकाश चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी भाषा में लेटर एन से सूचित किया जाता है। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक क्या होता है, शून्य प्रकाश की चाल मतलब निर्वात प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। और उस माध्यम प्रकाश की चाल हम लोग जिस माध्यम के का बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक कुछ चार्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि द्रव्यमान माध्यम, अपवर्तनांक, द्रव्यमान माध्यम और अपवर्तनांक। जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003 होता है। बर्फ का कितना होता है, 1.31 होता है। जल का क्या होता है, 1.33 होता है। एल्कोहल का क्या होता है, 1.36 होता है। केरोसिन क्या होता है, 1.4 होता है। तो इस प्रकार से, और इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है, एक हीरा होता है, एक तारपीन के तेल होता है, एक कभी कभी बेंजीन का पूछ लेता है, और एक वायु का पूछता है और एक जल का पूछ लेता है। लगभग में यहाँ से 4-5 ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अगला देखिएगा आगे, कहता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहता है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, भी कहा जाता है। मतलब यदि कोई माध्यम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माध्यम 2 के सापेक्ष क्या है, माध्यम 1 है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अपेक्षित अपवर्तनांक। कहता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम लोग अपेक्षित अपवर्तनांक कहा जाता है। यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक प्राय 121 से निरूपित किया जाता है। मतलब 2n2 का मतलब होता है क्या कि 2 पहले है तो मतलब 2 नीचे आएगा और 1 बाद में है तो 1 ऊपर आएगा। समझ गए बात, 2 पहले है तो 2 नीचे आएगा और 1 जिसको पहले बोला जाएगा वो नीचे आएगा, जिसको बाद में बोला जाएगा वो ऊपर जाएगा। इतना समझ के रखिए। ठीक है, इतना समझ के रखिए। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और इसका फॉर्मूला है कि n21 जो होता है, 2 पहले है तो ऊपर गया और 1 है तो नीचे आया। ठीक है, चलिए कहता कि तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तारपीन का जो घनत्व होता है क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। तारपीन का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से अधिक होता है। पानी में प्रकाश की चाल तारपीन प्रकाश की चाल से भी अधिकतम होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। कहता है क्या कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है। मतलब यदि कोई पानी में हम छड़ी रखते हैं तो वह छड़ी हमको पूरा सीधा नहीं देकर हमको इस प्रकार से टेढ़ा दिखता है। जैसे यदि यहाँ पे है ना, इस प्रकार से हमको दिखता है, ऐसे ये वाला भाग हमको यहाँ का ये भाग सीधा वाला नहीं दिखता है। ठीक है, लगता है कि वो टेढ़ा है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है अब समझिएगा यहाँ पे आप, ऐसा क्यों होता है। कहता है कि जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि घड़ी के सिरे सी से आते प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से हवा में जाती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। सिंपल सी बात है कि जब हम विरल माध्यम से सरल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक अभिलंब से दूर भागेंगे। अभिलंब से दूर भागेंगे, अब मान लीजिए यह अभिलंब है तो यह अभिलंब मान लीजिए हमको यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, लेकिन अभिलंब से थोड़ा क्या होगा, ऐसे दूर भागेगा। तो अभिलंब की मतलब विरल से सगम जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो आंख का ये किरणें क्या हो जाएंगे, आंख
कोई किडनी जो है बिंदु सी डैश पे आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए सी डैश पर बिंदु सी का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए पानी में डूबे हुए छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कि पानी से भरी बाल्टी गहराई का कम प्रतीत होना क्यों दिखाई पड़ता है। कि पानी से भरी बाल्टी पेंदी पर एक बिंदु O से आती किरणें पानी की सतह पर, चूंकि पानी से हवा में आती है इसलिए अभिलंब से दूर हटकर आंख तक पहुंच जाती है और ये किरणें बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अतः बाल्टी उथली प्रतीत होती है, अर्थात बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। दोस्तों हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आशा करेंगे आप इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।